क्या हिंदी और उर्दू सेम लैंग्वेज है या दो डिफरेंट लैंग्वेजेस? क्या ये सवाल भी आपको अंदर अंदर खाए जा रही है? Well, worry not, because I have the answers. Well guys, according to 99% of experts online, Hindi and Urdu are exactly the same language. हिंदी उर्दू अलग अलग जबानें नहीं है, टोपी ड्रामा है. Yep, that's right. That's the video guys. Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Bye. अगर ये आंसर इतना सिंपल होता तो शायद इतनी बार ये पूछा ही नहीं गया होता और मैं ये वीडियो बना ही नहीं रहा होता. बेशक एक हिंदी और एक उर्दू स्पीकर एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बट डज दैट मीन दैट दे आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज? हमने पिछले वीडियो में देखा था कैसे एक बंगाली और एक ओडिया स्पीकर अपने अपने लैंग्वेजेस में एक दूसरे के साथ फ्लुएंटली बात कर सकती हैं, बट इससे ये तो साबित नहीं होता कि ओडिया और बांग्ला आर द सेम लैंग्वेज. ऑन दैट नोट चलिए कंपेयर करते हैं कि कैसे ओडिया और बंगाली का रिश्ता इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदी एंड उर्दू का रिश्ता. ओडिया और बंगाली बोलचाल रूप में एक दूसरे से काफी अलग है. फॉर एग्जाम्पल, हाउस इज बाड़ी इन बांग्ला एंड घोरा इन ओडिया. विंडो इज जानला इन बांग्ला एंड झोरका इन ओडिया. बट दोनों के फॉर्मल रूप में these languages converge. For example, a triangle is tribhuj in both the languages and democracy is ganatantra in both the languages. Now contrast this with Urdu and Hindi. बोलचाल रूप में these two languages are exactly the same. House is ghar in both these languages. Window is khidki in both these languages. But formal words की जब बात आती है, then we see something different. A triangle is trikon in Hindi and it is musallas in Urdu. Democracy is प्रजातंत्र in Hindi and it is जमहूरियत in Urdu. बोलचाल फॉर्म में हिंदी और उर्दू कन्वर्ज करते हैं और अपने फॉर्मल रूप में वो एक दूसरे से डाइवर्ज करते हैं. This is exactly opposite to Bengali and Odia who converge in their formal ways and diverge in their colloquial ways. अब ऐसा क्यों है ये समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा एक सफर पे. सुनना होगा दास्तानी उर्दू को और समझना होगा कहानी हिंदी की. हमारे इस श्रृंखला के दूसरे अध्याय में जुड़ने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ. चलिए अब इस गुफ्तगू ज़बान के सफर का आगाज किया जाए. दुनिया के सबसे ज्यादा बोलने वाले भाषाओं के लिस्ट में हिंदी आता है नंबर 3 पे विद 60 करोड़ स्पीकर्स और उर्दू आता है नंबर 10 पे विद 23 करोड़ स्पीकर्स. यानी कि अगर हम हिंदी और उर्दू को सेम लैंग्वेज की तरह ट्रीट करें, देन द टोटल स्पीकर्स ऑफ हिंदी एंड उर्दू वुड एक्सीड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूरोप. एनीवे, हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो फिजी, जबकि उर्दू इज बोथ द ऑफिशियल एंड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ जमहूरियत पाकिस्तान. आप में से कुछ लोगों को जान के ये शायद हैरानी होगी कि हिंदी और उर्दू दरअसल सेम लैंग्वेज फैमिली से आते हैं, द इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, यानी कि इनका कॉमन ओरिजिन संस्कृत से हुआ है. टेक्निकली स्पीकिंग शौरसेनी प्रकृत से. मैं आपके लिए शौरसेनी प्रकृत में एक गाना प्ले करना चाहूंगा ताकि आप फील कर पाओ कि उर्दू और हिंदी का ये कॉमन पूर्वज संस्कृत से कैसे अलग साउंड करता था. ये गाना है फ्रॉम द फिल्म शिप ऑफ थीसियस बाय आनंद गांधी एंड ऑल यू आर्ट फिल्म लवर्स शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. एनीवे, लेट्स हिट इट. ना हम जानामि कंपि देवम न दैवम णद्धि श्रोणीयन्ता णद्धि सग्गा भूमिण निर्यम् नो जगकर्ताणो विकतायणाय जगहि सरोपोवि कम्मुणो चैव दण्डम् हंसयमेवा सट्ठा भूताय मे सुहदुह सुहदुह पिया पिया संजो. Notice how in these lines we are starting to see Sanskrit almost decompose. Nasti becomes Ranathi, Ishvaraha becomes Isro, Swargabhumi becomes Saggabhumi, Narakam becomes Nirayam. You see, Sanskrit was basically the educated person's language. The uneducated people or the common people basically वो सब प्राकृत में बात करते थे. And because प्राकृत का कोई fixed grammar नहीं था, it was subject to a lot of variations. हर कोस पर पानी बदले ये statement आज भी सही है और तब भी सही था. साल 1000 तक ना हिंदी थी और ना उर्दू, बट जो थे वो थे शौरसेनी प्रकृत के अनेक अनेक वेरिएशंस, जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी, कन्नौजी, खड़ी बोली इत्यादि इत्यादि. इस मैप पे जो लैंग्वेजेस आप ऑरेंज में देख रहे हो वो सारे शौरसेनी प्रकृत के एक फॉर्म थे. अब जैसा कि आपको पता है, साल 900 से ऑलमोस्ट 1600s तक, दैट इज ऑलमोस्ट 700 ईयर्स तक भारत में मुस्लिम रूलर्स का शासन चल रहा था. मोस्ट ऑफ दीज रूलर्स लाइक द गजनविद्स, द खिलजीज, द तुगलक्स, ये सारे टर्की और अफगानिस्तान के ओरिजिन के थे. बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत को रूल करने के दौरान उन्होंने ना उज़्बेकी और ना पश्तो, इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं किया.
इंस्टेड दे यूज्ड अ लैंग्वेज जो 700 साल तक इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहा, और वो जबान थी फारसी या पर्शियन। You see, Persian was kind of like the English of that time. It was the elite language, the language spoken by the powerful people. काफी कुछ संस्कृत की तरह पर्शियन की भी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। The language is far, far, far older than Islam. In fact, generally लोग सोचते हैं कि Persian must be kind of like Arabic because both of them are like Muslim languages, but ऐसा सोचना सही नहीं है। You see, Arabic is a Semitic language. इसका Indo-Aryan family के साथ कोई नाता नहीं है। It is more related with languages like Hebrew. Persian, however, is part of the Indo-European language family. Old Persian और संस्कृत in fact एक भाषा से ही originate हुए थे, and together they made the Indo-Iranian family. Just to feel the flavor of Old Persian, let's listen to the Zoroastrian recitation in Avestan, the name for the old language of Old Persian. Let's try to see if we get some flavors of Sanskrit here. Yatahu eriyataratush ashaut chitachau Van keush das damne kosh yaut anam an keush mazdai Shatrim chahurayav yendre gobyo dadat vastare Hashem vohu vahishtem asti ushta asti ushta ahmai yatashahi vaishtai Hashem. I don't know about you, but that sounds definitely like a Sanskrit yagya. In fact, आज भी अगर हम Persian numerals देखें, then they seem exactly like Sanskrit numerals. یک دو سه چهار پنج. In fact, these famous lines to describe the beauty of Kashmir, Gar firdaus barue zamiyast, amiyasto, amiyasto, amiyast. अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है. Here you can see that the ast is exactly from the Sanskrit asti. And very interestingly, इस poem के निर्माता थे आमिर खुसरो जी, a person who had such a big role in shaping India's linguistic journey. You see, इंडिया में हमेशा से ये सिस्टम चलता आ रहा है, एक एलीट लैंग्वेज जो रूलर्स का लैंग्वेज होता है और दूसरा कॉमन लैंग्वेज जो रास्ते में बोला जाता है. एक टाइम पे ये एलीट लैंग्वेज संस्कृत थी, आज ये एलीट लैंग्वेज इंग्लिश है, एंड मुस्लिम शासन के दौरान ये एलीट लैंग्वेज पर्शियन थी. सड़क पे बोली जाती थी अवधी, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली इत्यादि इत्यादि. क्योंकि इन फॉरेन रूलर्स को इन भाषाओं के डिफरेंसेस के बारे में इतना फर्क नहीं पड़ता था, दे कॉल्ड ऑल ऑफ देम टुगेदर इन वन वर्ड, हिंदवी और हिंदी. आज जैसे इंग्लिश और हिंदी लर्न करना दोनों साथ में इज काफ़ी कॉमन, उस टाइम पे भी अर्बन लोग वेर लर्निंग बोथ पर्शियन एंड हिंदवी. कुछ ऐसे एनवायरमेंट में पैदा हुए थे आमिर खुसरो जी. मेरे ख्याल से ही प्रॉब्ली मस्ट हैव बीन लाइक अ पूर्व जन्म ऑफ टैगोर और Shakespeare or Da Vinci, someone like that. Get ready for some bragging on his behalf. Amir Khusro was considered to be the founder of Qawwali, the inventor of the sitar, the founder of two musical styles, Khayal and Tarana. He was also fluent in Turkish, in Arabic, in Persian, in Khadi Boli, Braj Bhasha, Bhojpuri and Awadhi. Man, talk of a polyglot. Later in life, Khusro also became the devotee of Hazrat Nizamuddin Auliya ji, the Sufi saint of the Chishti order. अगर आप कभी दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह जाओ, then you will find him resting next to his master. Anyway, so आमिर खुसरो जी ने एक ऐसा गज़ल कंपोज किया जो कि हमारे डिस्कशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. The ghazal is titled Zihal Miskin, which is important because actually आप खुद ही सुन लो. ज़िहाल मिस्कीन मकुन तवाफ दुराए नैना बनाए बतिया ज़िहाल मिस्कीन मकुन तवाफ दुराए नैना बनाए बतिया शबाने हिजरा दराज तू जुल्फ बरोज वसलत तू उम्र कोता बरोज वसलत तू उम्र कोता बरोज वसलत तू उम्र कोता सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं तू कैसे काटूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां तो क्या नोटिस किया आपने? हम देखते हैं कि इस गाने में एक लाइन फारसी में तो दूसरा हिंदवी में, टेक्निकली ब्रज भाषा में. इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ फारसी हिंदवी सैंडविच.
इस्लाम में सूफी मूवमेंट का कोर टेनेंट ही यही था कि इंसान से प्यार खुदा की इबादत का ही एक जरिया है। दिस वॉज ब्यूटिफुली हैपनिंग इन पैरेलल विद द भक्ति मूवमेंट इन हिंदुइज्म, जहाँ भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया गया था। फारसी तो तब की एलीट लैंग्वेज थी, बट बिकॉज ऑफ दिस कॉमन इंटरेस्ट इन भक्ति एंड प्यार, फारसी हिंदी का ये सैंडविच दोनों मुस्लिम और हिंदू कॉमन लोगों को अपील करने लगा। हिंदवी में भजने और फारसी गजलों के मिश्रण से बने इस सैंडविच लैंग्वेज को 1740 में नाम दिया गया रेख्ता। फारसी में इसका मतलब है स्कैटरिंग, एक मिश्रण। अच्छा, लेट मी शो यू यूनिक लैंग्वेज यूज्ड इन पोएट्री एंड आप मुझे बताना इसमें आपको क्या यूनिक लगा। अर्ज किया है, सजन आवे तो पर्दे से निकल कर बहार बैठूंगी, बहाना करके मोतिया का पिरोने हार बैठूंगी। उनो यहाँ कहेंगे तो कहूंगी काम करती हूँ, अठलती और मठलती चुप घड़ी 2-4 बैठूंगी। नजीक में उनके जाने की खुशी सूं, साध हूँ दिल में, वले लोगों में दिखलाने को हूँ बेजार बैठूंगी। ये लिखा था कर्नाटका के हाशमी बीजापुरी जी ने इन द 1600s। ही वॉज अ मेल पोएट, बट ये पूरी कहानी इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फीमेल। इस गजल में वो लिखते हैं कि एक पत्नी कैसे बिहेव करेगी जब उसके पति घर आएंगे। नॉर्थ में गजलें एक पुरुष के पर्सपेक्टिव से लिखे जाते थे, बट साउथ में द पर्सपेक्टिव फ्लिप्ड। प्लस यू कैन सी दैट द हिंदी ग्रामर हियर इज लिटिल ऑफ विद वर्ड्स लाइक सू, हूँ, वले, उनो। दैट्स बिकॉज़ ये हिंदवी नहीं है, ये दखिनी है, द कॉमन टंग स्पोकन इन द साउथ ऑफ इंडिया। फारसी और दखनी के कॉम्बिनेशन में लिखे इन फेमिनिन पर्सपेक्टिव वाले गानों को बाद में रेख्ती कहा गया, which later gained popularity in the north। जहां मुस्लिम्स अपने आइडियाज और स्टोरीज को भारत के जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए फारसी और हिंदवी या दखनी का यूज कर रहे थे, वहीं हिंदू आर्टिस्ट्स ड्यूरिंग द भक्ति पीरियड कंटिन्यूड टू राइट इन their local vernacular languages, free of any Persian words। For example, Mirabai in 1500s composed several Krishna Bhakti Geets in Rag। सूरदास, the blind devotee of Krishna, उन्होंने कंपोज किया था सुर सागर in ठेठ ब्रज भाषा। मोसों कहत मोल कौलीनो तो ही जसमत कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। तो 40 में the Sufi poet Malik Muhammad Jaisi composed Padmavat in Shuddh Awadhi, which was written in the Farsi script। Therefore, we see that parallel to रेख्ता, इंडियन भाषाओं में भी लिटरेचर फल फूल रहा था विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ फारसी इन इट। बट हाँ, लिटरेचर के बाहर बाजारों में, सड़कों में, मुगल आर्मी के बराकों में, जहाँ कहीं फारसी बोलने वाले लोग और भारतीय भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे से मिलते थे, वहाँ जरूरत महसूस पड़ी एक लिंक लैंग्वेज की। रेख्ता जो चीज लिटरेचर में कर रही थी, फारसी और हिंदवी का सैंडविच बनके, वो रियल वर्ल्ड में आते आते सैंडविच से सैलड बन गई। हिंदवी और फारसी वर्ड्स वर मिक्सिंग फ्लुएंटली एंड दैट इज हाउ उर्दू वाज बॉर्न। जहां रेख्ता एक फारसी लफ्ज है, वहीं उर्दू एक तुर्की शब्द है। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड उर्दू व्हिच इज लिंक्ड विद द अंग्रेजी वर्ड होड, यानी झुंड। इट लिटरली मेंट द लैंग्वेज स्पोकन इन द आर्मी कैंप्स, स्पेसिफिकली द मुगल आर्मी कैंप्स। उर्दू नाम हाउएवर इस जबान का पड़ा था 1780 में। 1500 से 1780 के बीच ये जबान का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। इसको कुछ लोग हिंदी बोलते थे, तो कुछ लोग दहलवी, कुछ लोग कौरवी और कुछ लोग हिंदुस्तानी। 1700 में शायर आबरू शाह मुबारक इसी हिंदुस्तान जबान में लिखते हैं, अगर अखियों से अखियों को मिलाओगे तो क्या होगा, नजर कर लुत्फ की हमको जलाओगे तो क्या होगा। जगत के लोग सारे आबरू को प्यार करते हैं, अगर तुम भी गले इसको लगाओगे तो क्या होगा। यहां हम पाते हैं कि पूरे कॉम्पोजिशन में हिंदवी और फारसी शब्द मिले जुले हैं। पर्शियन वर्ड्स नजर, लुत्फ और आबरू मिक्सिंग विद द हिंदवी वर्ड्स अखियों एंड जगत। शायद इसी सेमी फारसी सेमी हिंदवी स्टेट में हिंदुस्तानी जबान स्टेबल बन के रह सकती थी, बट एज यू नो ऐसा हो ना सका। फारसी और हिंदवी में एक ऐसा की डिफरेंस था जो हिंदुस्तानी जबान में दरार लाने की वजह बन गई, और वो डिफरेंस एज यू माइट हैव गेस्ड इज द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्रिप्ट्स, देयर लिपि एंड देयर रस्मुल खत। हिंदुस्तानी भाषा को 2 स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था। एक इस स्क्रिप्ट में, ऑल्सो कॉल्ड द पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट, एंड टू बी मोर प्रिसाइज द पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट रिटन इन द नस्तलिक स्टाइल। Nastaliq is the name for this slanted style of writing, as opposed to this more straight style called Naqsh। उर्दू और फारसी को जनरली नस्तलिक में लिखा जाता है, जबकि अरबिक इज रिटन इन नक्श। और दूसरा नगरी स्क्रिप्ट दैट इवॉल्व फ्रॉम ब्राह्मी। सदियों से ब्रज और अवधि को लिखने के लिए नागरी स्क्रिप्ट ही यूज होती थी। ईरान में इस्लाम के आने से पहले फारसी को पहलवी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था।
But in the 7th century, after Persia got Islamized, Farsi started to be written in the Arabic script. And that is how the script का नाम पड़ गया Perso-Arabic. आपको शायद लग सकता है कि ये स्क्रिप्ट का डिफरेंस तो काफ़ी सुपरफिशियल डिफरेंस है. बहुत सारे लैंग्वेजेस को मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल पंजाबी को पाकिस्तान में लिखा जाता है इन द शाहमुखी स्क्रिप्ट और हिंदुस्तान में लिखा जाता है इन द गुरमुखी स्क्रिप्ट. कोंकणी को तो 3 स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है, देवनागरी में, कन्नड़ा में और लैटिन में. सर्बियन को लैटिन और सिरिलिक में लिखा जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. हैविंग सेड ऑल दैट, देवनागरी और नस्तलिक में कुछ की डिफरेंसेस हैं जिनके वजह से ये हिंदुस्तानी ज़बान 2 रास्ते चल ली. पहले तो just visually these scripts are so different, right? Nastaliq feels very free flowing जबकि देवनागरी is very structured and blocky. Nastaliq is written from right to left जबकि देवनागरी is written from left to right. अच्छा, थोड़ा टेक्निकल लिंग्विस्टिक्स में बात करें तो देवनागरी comes from the Abugida family of scripts, यानी कि every character in Devanagari is a consonant plus a vowel mark. Abugidas में vowels transform the look of the consonant. ब्राह्मी से जो भी स्क्रिप्ट्स उत्पन्न हुए वो सारे आबुगिदास कहलाते हैं. नस्तलिक और द पर्सो-अरेबिक स्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम द अबजाद फैमिली. इन स्क्रिप्ट्स में ना वावल्स का कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बस कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड वावल्स आर इम्प्लिसिटली इम्प्लाइड. फॉर एग्जाम्पल, दिस कैरेक्टर मेक्स द साउंड प एंड दिस मेक्स द साउंड ल. Put together, what is it? It can be pal, it can be pull, it can be pill, it can be any of those. Because vowels का कोई representation नहीं होता. हमें context पे rely करना होता है कि इसका exact pronunciation क्या होगा. Because of this almost hack, नस्तलिक में बस 28 characters हैं, जबकि देवनागरी में 48. ऐसे कुछ sounds हैं जो बस एक script में हैं और दूसरे में नहीं है. For example, as you know कि the retroflexes ठ, ढ, र, ण ये पूरे दुनिया में बस भारत में मौजूद हैं. Therefore, देवनागरी has letters to make these sounds. But नस्तलिक में ओरिजिनली ये नहीं थे. I say originally because जब ये स्क्रिप्ट इंडिया में यूज हुई तो ये मार्क इंट्रोड्यूस हुआ स्पेशली टू मेक साउंड्स लाइक ट, ठ, ड़, ढ एटसेट्रा. इस मार्क को कहते हैं टॉय. एडिशनली नस्तलिक में ख, घ, फ, भ, थ, ध इन सब के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है. They are written the way we write it in English. K plus h, g plus h, p plus h, and so on. Similarly, the boss characters of Devanagari like ण, ज्ञ, ञ, ङ, त्र, क्ष इन सब के लिए नस्तलिक में कोई भी लेटर एग्जिस्ट नहीं करता. They are approximately simplified as g plus y, n plus g, k plus sh, but these sounds are very tricky for Urdu speakers. And in reverse, कई सारे sounds ऐसे हैं जो कि नस्तलिक में मौजूद हैं और देवनागरी में नहीं. Case in point, sounds like f and z used in words like फिलहाल, फलसफा, फासले, ज़माना और कई सारे शब्द. इनको देवनागरी में लिखने के लिए कोई तरीका नहीं था and therefore this concept of a nukta was introduced, a dot that was placed below ph and j to make f and z. Most Hindi speakers today can make these sounds, but where it gets trickier is this bit. Gh, kh and kh. All these sounds are made from the back of the throat, a concept जो देवनागरी में exist नहीं करता. So it's not Galib, it's Ghalib. It's not Khan, it's Khan. हाँ वही तो बोला कान. No, not Khan. From the epiglottis. Khan. Kha, kha, Khan. Kha. From the epiglottis. Epiglottis. Khan. हिंदी में कुवैत और कतर दोनों के लिए सेम साउंड क यूज होता है, बट इंग्लिश में वी यूज 2 different letters K and Q because the sounds are actually different. It's Kuwait and Qatar. According to some language experts, ये complex sounds came in Arabic and Persian because of hot climate. जी हाँ, the hot climate caused people to use the back of their throat instead of exposing their tongue to the hot air. And finally, what I think is the most badass character of Nastaliq, Ain. Written A-Y-I-N, this letter makes the sound ah, which is different from the open ah. And the difference is so subtle, it's almost impossible for non-Arabic speakers to make the sound. So imagine like saying an ah, 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 and then you kind of tighten up your throat a bit, so it's like a ah, ah. Loads and loads of words begin with ain. You got oh man, you've got salam or alaikum, you've got amr. Perhaps most even more famously, the actual language itself.
اللغة العربية عربية. Another difference in Hindi and Urdu is how they pluralize words. ये sentence का example लेते हैं. They asked many questions. In Hindi you would say उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे. But in Urdu you would say उन्होंने बहुत सवालात किए. The singular for word in Hindi is शब्द, but the plural is also शब्द. So you would say एक शब्द and अनेक शब्द. On the other hand, the singular for word in Urdu is लफ्ज़, but the plural is अल्फाज. जी हाँ. Urdu also has these complex word pairings called इज़ाफ़ात. लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है. यहाँ शेर पंजाब is an इज़ाफ़ा. इसी एक्सप्रेशन को हिंदी में बोला जाता कि लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है. Other इज़ाफ़ा you might have heard are मुग़ल आज़म, चश्मे बदूर, हाले दिल, etc. etc. Okay, language class over. Back to our history class. Early 1800s में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी इंडिया में. पहला कि द मुगल रूल इन इंडिया हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन. द लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर फॉर एग्जांपल वो ब्रिटिश के पेंशन पे जी रहे थे. द ग्रेट मुगल्स जिन्होंने 300 साल तक भारत को रूल किया था वो अपनी आंखों से अपनी रियासत के आखिरी दिन देख रहे थे. 1837 में ब्रिटिशर्स ने पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जे से हटाकर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. दिस वाज अ बिग सेटबैक फॉर द मुस्लिम स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट जिनके लिए फारसी वाज वेरी मच द प्रेस्टीज लैंग्वेज. दिस एंड द जनरल सेंस की द रियासत वाज गोइंग डाउन पुश्ड देम इनटू अ काइंड ऑफ सर्वाइवल मोड. हुआ ये कि उर्दू राइटर्स नाउ नो लॉन्गर रोट इन सिंपल हिंदी फारसी स्टाइल. जब उन्हें लगा कि उनकी आइडेंटिटी थ्रेट में है, दे डबल डाउन ऑन यूजिंग वेरी कॉम्प्लेक्स फारसी वर्ड्स एंड रिड्यूसिंग एनी हिंदवी वर्ड्स. This was like a psychological coping mechanism to compensate for the lowered status. For example, these are the opening lines of दीवाने गालिब. नक्श फरियादी है किसकी शौक़िया तहरीर का, कागजी है पहरां हर पहकारे तस्वीर का. Well, I did not understand that and I'm pretty sure you did not as well. Well, don't feel guilty because no one understood at that time as well. This was a very deliberate attempt at hyper-Persianizing the language. And this made the Urdu poetry sound very bookish. 1857 में after the first rebellion, the British had killed 27,000 people in Delhi. Witnessing the great Muslim empire crumble, Ghalib wrote in a letter, ironically in very simple Urdu, भाई क्या पूछते हैं क्या लिखूं? दिल्ली की हस्ती मुनासिर कई हंगामों पर थी. किला, चांदनी चौक, हर रोज बाजारे जामा मस्जिद का सफर, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फुल वालों का, ये पांचों बातें अब नहीं. फिर कहो दिल्ली कहाँ? हाँ कोई शहर कलम रवे हिंद में इस नाम का था. अब ये ख्याल ब्रिटिशर्स को कैसे आया कि पर्शियन को हटाकर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया जाए? इसका जवाब हमें मिलता है 1787 में, जब एक अजीबो गरीब ब्रिटिश डॉक्टर कॉल्ड जॉन गिलक्रिस्ट ने अपने मेडिकल प्रोफेशन हमेशा के लिए छोड़कर इंडिगो फार्मिंग करने का अनोखा डिसीजन ले लिया. उनका इंडिगो फार्मिंग का स्टार्टअप चला नहीं, बट हाँ इनके ये धंधे के चलते कलकत्ते से बम्बई तक उनका नेटवर्क काफी स्प्रेड हो गया. And in the process of interacting with the locals, he fell in love with Indian languages. उन्होंने 1790 में एक English हिंदुस्तानी डिक्शनरी पब्लिश किया था. You can get a sense of his quirk by the idea that the entire dictionary was in the Latin script. So in a way, this was the first English dictionary. अगले 12 साल वो पटना, अयोध्या, लखनऊ, दिल्ली, गाजीपुर इन सब जगह ट्रैवल किए. Based on his travels, he realized कि इंडिया को अगर रूल करना है तो इंडिया की भाषा जाननी जरूरी होगी. तब तक ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पर्शियन और अरेबिक सिखाया जाता था. So Gilchrist then recommended the government कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को फारसी और अरबिक के साथ साथ हिंदुस्तानी भी सीखनी चाहिए. The British government was more than happy to support him and इस तरह कोलकाता में स्टार्ट हुआ ओरिएंटल सेमिनरी और गिलक्रिस्ट का मदरसा. I'm not cooking it up, like that was the literal name, गिलक्रिस्ट का मदरसा. This was a huge success and एक साल में this grew up to the Fort William College. Fort William College became the first place जहां हिंदुस्तानी भाषा को एक फॉर्मल तरीके से पढ़ाया गया. Gilchrist believed कि हिंदुस्तानी जबान was originally pure Hindvi that got corrupted by Arabic and Persian. So he encouraged scholars to write in a style जिसमें फारसी के बजाय संस्कृत के वर्ड्स यूज हों हिंदुस्तानी में. Thus, उर्दू के ढांचे में संस्कृत को इंजेक्ट करके तैयार हुआ the first version of modern Hindi. So yes, technically एक नई भाषा थी, but Gilchrist के अनुसार this was the language that was spoken in all over India before the Muslims had arrived. Now, क्या ये Gilchrist का genuine love था for Indian languages, or did he just want to sow the seeds of divide and rule? ये हम निश्चित तौर से तो अभी नहीं कह सकते, बट हाँ हम ये जरूर जानते हैं कि 1850 तक हिंदुस्तानी भाषा रिलीजियस ग्राउंड्स पर डिवाइड हो चुकी थी. हिंदुओं के लिए संस्कृत युक्त हिंदुस्तानी या हिंदी ज्यादा प्यारी थी, जबकि मुसलमानों के लिए फारसी में लदा हुआ हिंदुस्तानी उनका शान था. दिस हाइपर संस्कृताइज्ड हिंदी और हाइपर पर्शियनाइज्ड उर्दू को कोई आम इंसान नहीं समझ सकता था. बाजारों में और सड़कों में अब भी ये मिली जुली हिंदुस्तानी ही बोली जाती थी, बट ये दो जबानें अब भाषा नहीं रही थी.
ये सिंबल्स बन चुकी थी। सिंबल एक प्राउड मुस्लिम होने का और एक प्राउड हिंदू होने का। साल 1900 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पर्शियन स्क्रिप्ट के साथ साथ देवनागरी को भी ऑफिशियल स्टेटस दे दिया एंड दिस बिकेम द फाइनल नेल इन द कॉफिन। दिस वाज द रीजन दैट इवेंचुअली लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ 2 रिलीजन्स एंड 2 लैंग्वेजेस। एनीवे, सो हिस्ट्री में वैसे बहुत कुछ हुआ इस टाइम पे। गांधी जी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ बिग फैन ऑफ हिंदुस्तानी एंड ही वॉन्टेड ऑल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज, ignoring the fact that there are several other language families like the Sino-Tibetan family or the Dravidian family जो हिंदुस्तानी को अपना भाषा नहीं मानते। Anyway, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान अडॉप्टेड उर्दू एज इट्स नेशनल लैंग्वेज, अ लैंग्वेज जो उसकी 5% पॉपुलेशन बोल भी नहीं सकती थी, अ लैंग्वेज जिसका जन्म पाकिस्तान से कोसों दूर लखनऊ और दिल्ली में हुआ था, अ लैंग्वेज जिसकी 75% वर्ड्स और 99% वर्ब संस्कृत से आते हैं, और एक लैंग्वेज जिस पे फारसी का छोंक होने के बावजूद उसका डीएनए संस्कृत का ही है। एंड इंडिया अडॉप्टेड हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, एक ऐसी भाषा जिसमें बस 2 सेंचुरीज पहले तक कोई लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करती थी। इन कंक्लूजन, आर हिंदी एंड उर्दू सेम लैंग्वेज और आर दे डिफरेंट? जबान अपना सिंटेक्स, अपनी ग्रामर है, वो सब, बाकी अल्फाज तो कहीं, ये प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज इज अ मिथ। वेल, while I agree with जावेद सर कि लैंग्वेजेस बस वर्ड्स नहीं होते बट उनका सिंटैक्स होता है, I think it is important that we recognize the importance of languages as not just languages but symbols of identities. I think grammar और syntax के साथ साथ एक language की अपनी vibe होती है। Both pizza and roti are made from the same thing, आटा. But wouldn't you agree that their vibes are very different? Similarly, I do think that even if 90% of Hindi and Urdu are the same, the rest 10% is what makes the difference. जब कोई इंसान शुद्ध उर्दू बोलता है, we think of them as sophisticated, high culture, maybe even romantic. But अगर कोई शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करे, then they come across as formal, academic. ऐसा perception क्यों shape होता है? For example, the synonym for love in both these languages, ishq and prem, they have very different flavors, wouldn't you say? Since both these languages look at 2 different poles for their formal concepts, the rich meanings in each language come from 2 different mental models. For example, the terms shaheed and jahil are rooted in Islamic semantics, jabki words like mukti and karm, they have very deep Hindu concepts behind them. Therefore, maybe it is fair to say that Hindi and Urdu are 2 twins who are identical by nature but who are very different by nurture. एक रोटी है तो दूसरा पराठा, बने दोनों आटे से हैं। अब रोटी और पराठा सेम है या डिफरेंट, इसका जवाब तो बस आप ही दे सकते हो।